अभी तक हमने पढ़ा कि ये जो यूनिवर्स है इसमें जो भी चीज का वॉल्यूम और मास है, जैसे कि आप, मैं, एनिमल्स, फूड, ये जो कपड़े हमने पहने हैं, सब कुछ जितना भी आप इमेजिन कर सकते हो वो सब क्या है? वो है मैटर। अब सोचिए जरा, ये सब चीजें किसकी बनी है? सोचा है कभी? सोचिए कि हम किस चीज के बने हैं। क्या है इनमें ऐसा कि हमें चीजें इस ढंग से दिखती हैं? ये किन चीजों की बनी है? सोचा है कभी? सोच के देखिए। जितना सोचेंगे साइंस को पढ़ने में उतना ही मजा आएगा। साइंटिस्ट को भी हमेशा से ये सब चीजें किसकी बनी है, क्या है इन मैटर के अंदर, उसकी हमेशा ही क्यूरियोसिटी रही है। तो आज से कुछ हजार साल पहले इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड, उन्होंने, जो कि इस मैटर को बोलते थे पदार्थ, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करता जाऊं। जब वो इसके टुकड़े करते गए, उसको टुकड़ों में तोड़ते गए, अब भाई कोई चीज कब तक टूटेगी? कभी तो उस चीज का एंड आएगा। फाइनली वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंचे जब ये पदार्थ को वो और ज्यादा टुकड़ों में नहीं तोड़ पाए। ये जो लास्ट स्टेज मिला उनको, जो कि और ज्यादा आगे उसको वो नहीं तोड़ पाए, उन्होंने इसको नाम दिया परमाणु, जो कि और ज्यादा आगे डिवाइड नहीं हो सकती। उसी सेम एरा में कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स आए, ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस। उन्होंने भी इस मैटर को, जब वो इस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते गए, लास्ट तक उसको वो तोड़ते ही गए। उनको जो ये लास्ट स्टेज मिली मैटर की, जो कि और ज्यादा आगे डिवाइड नहीं कर सकती, मतलब कि इनडिविजिबल, आगे और डिवाइड नहीं हो सकती, उन्होंने इस चीज को नाम दिया एटम। मीन्स इनडिविजिबल, नॉट फर्दर डिवाइडेबल। ये जो चीज मिली एटम, इसने हमारी साइंस को ही बदल के रख दिया। अब साइंटिस्ट को पता चल गया ये जो मैटर है, जो कि दुनिया में सब कुछ है, वो बनता है एटम से। अब हमें पता चला हम काहे के बने हैं। एटम, ये जो आपका मोबाइल फोन है, सब कुछ, सब में क्या है? अगर उसको जूम करते जाओगे तो आपको पता चलेगा उनके अंदर है एटम। आपके खाने में एटम, सब चीजों में एटम। अब सोचिए जरा, ये चीजें हमें अलग अलग क्यों दिखती हैं? अगर आप एक शुगर लें और सॉल्ट लें, क्यों शुगर और सॉल्ट अलग अलग हैं? इनके अंदर ऐसा क्या है जो इनको अलग बना रही है? क्यों इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हैं? जितने भी मैटर है सब अलग है, ऐसा क्यों? सोच के देखिए। साइंटिस्ट ने भी सोचा, फिर कुछ और साइंस आगे बढ़ी। एक फिलोसोफर आए, पखुदा कत्यायाम। उन्होंने बोला ये जो एटम्स हैं ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, दे फॉर्म अ कॉम्बिनेशन। इनके इस कॉम्बिनेशन की वजह से ही चीजें हमें जैसी हैं वैसी दिखती हैं। ये जो इनकी कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है वही उस मैटर की प्रॉपर्टी होती है। यस, अब हमें पता चला एटम्स के कॉम्बिनेशन की वजह से हमें चीजें जैसी हैं वैसी दिखती हैं। नॉर्मली एटम्स कंबाइन करते हैं। ये जो कंबाइंड फॉर्म है मैटर का, जो उन्होंने आज से कुछ हजार साल पहले पता किया था, उसको आज हम मॉडर्न डेज में बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। मतलब हमें पता चला एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब ये सब तो एक थॉट प्रोसेस थे, मैटर को टुकड़े किए, एटम मिला, एटम कंबाइन हुआ, मॉलिक्यूल बना, ये सब थॉट प्रोसेस थे। पर साइंस हमेशा से ही एक्सपेरिमेंट्स में बिलीव करती है। इन सब ने एक्सपेरिमेंट्स का वैलिडेशन नहीं दिया था। साइंस डेवलप होती गई, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते गए, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और इन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने कुछ कॉमन पैटर्न्स पाए। ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है, ये जो एटम्स का कॉम्बिनेशन है, उसके इन्होंने कुछ पैटर्न्स फाइंड करे। तो 18th सेंचुरी के अराउंड आए जॉन डाल्टन, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट। उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे साइंटिस्ट ने, उनके पैटर्न्स और ये जो थियोरेटिकल बेसिस थी कि मैटर से बना एटम और एटम मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल, उन्होंने इन सब को लेकर एक थियरी दी। वो दी उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थियरी। ये जो डाल्टन एटॉमिक थियरी है ये मॉडर्न साइंस का बेस बनी। ये जो डाल्टन एटॉमिक थियरी है, इसने साइंटिस्ट को बहुत सारी चीजें क्लियर की, बहुत सारी चीजों की इसने थियरी दी।
अब इस डाल्टन एटॉमिक थियरी को हम बहुत मजेदार तरीके से समझेंगे। आप सबको मेरे हाथ में एक ब्लॉक दिख रहा है, बिल्कुल ये ब्लॉक गेम से हम डाल्टन एटॉमिक थियरी को समझेंगे। आप सबने जरूर इन ब्लॉक से बचपन में खेला है, बिल्कुल खेला है, मैंने भी अपने बचपन में इन ब्लॉक से खेला था, सभी ने खेला होता है। हम इसी से डाल्टन एटॉमिक थियरी को समझते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट जो डाल्टन ने दिया था, उसने ये कहा था कि ये जो मैटर है, हम इस पूरे ब्लॉक को माने कि ये है एक मैटर। जब आप इसको टुकड़ों में तोड़ोगे तो हमें एक लास्ट स्टेज मिलेगा, उसको हम बोलते हैं एटम। तो हम हमारी इस बिल्डिंग को टुकड़ों में करते हैं। जब हम इसको दो टुकड़े किए, इसको और फर्दर ब्रेक करते जाएंगे, ब्रेक करते जाएंगे, ब्रेक करते जाएंगे, फाइनली हम ऐसी स्टेज पे पहुंचेंगे जो कि और आगे डिविजिबल नहीं है। ये जो लास्ट मिला हमको, इसको हम बोलते हैं एटम। अब डाल्टन का सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? ये बोलता है ये आगे और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। इस एटम को आप और ज्यादा तोड़ सकते हो क्या? नहीं, हम कितना भी फोर्स लगाए मैं इसको और ज्यादा आगे नहीं तोड़ पा रही हूँ। तो ये जो इनडिविजिबल पोर्शन मिला मुझे मैटर का, वो है एटम। अब ये एटम को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम इस एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये जो पोस्टुलेट डाल्टन ने लिया, ये लिया डाल्टन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि कहता है कि इसका मास कंजर्व है। ना तो आप इसके मास को बना सकते हो, नहीं आप इसके मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसी से लिया डाल्टन ने भी अपना एक पोस्टुलेट। हम ये जो लॉ है, इसको हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है डाल्टन का? ये बोलता है कि देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एटम्स एज देयर आर एलिमेंट्स। जितने एलिमेंट्स है उतने ही एटम। अब आपको यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स का सेट दिख रहा है, बिल्कुल ये जो पूरा ग्रुप है, इसको हमने बोला एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट सी एंड एलिमेंट डी। अब क्या बोल रहा है ये? जितने एलिमेंट्स उतने ही एटम्स। तो अगर हम एक लें, ये एलिमेंट ए का एटम ए, एलिमेंट बी का एटम बी, एलिमेंट सी का एटम सी, एलिमेंट डी का एटम डी। भाई जितने चार टाइप के एलिमेंट्स है तो हमें चार टाइप के एटम्स पता चले। तो अब आपको एलिमेंट्स और एटम्स में डिफरेंस पता चला। पूरे ग्रुप को हम बोलेंगे एलिमेंट। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस पूरा एक ग्रुप, हमने उसको कॉमन नाम दिया, वो होते हैं एलिमेंट्स। जैसे कि मंकी, मंकी पूरा एक नाम दिया हमने उस ग्रुप को। ऐसे ही पूरे ग्रुप का नाम होता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी। एग्जाम्पल देखें, अगर हम इसको बोले पूरे को हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हम कार्बन, इसको बोले अगर हम ऑक्सीजन, इसको बोले हम नाइट्रोजन। तो ये हाइड्रोजन का एटम, ये कार्बन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम और ये हो गया नाइट्रोजन का एटम। समझ में आया? जितने एलिमेंट्स है उतने ही एटम। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन क्या बोलता है? ये बोलता है कि जितने भी एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, ये सेम होते हैं हर रेस्पेक्ट में। अगर हम ये दो एटम्स लें एलिमेंट ए के, तो ये क्या है? ये सेम है, इनकी साइज सेम, इनका मास भी सेम और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम। ये जो एटम है एलिमेंट ए के, ये सेम है ईच एंड एवरी रेस्पेक्ट में। ठीक है, पूरे एटम की अगर हम देखें तो सब सेम है। एलिमेंट बी को अगर हम देखें तो इसके सारे एटम सेम है। एलिमेंट सी के सारे एटम सेम है और एलिमेंट डी के सारे एटम सेम है। हाँ भाई बिल्कुल। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है डाल्टन का? ये बोलता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, साइज एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो डिफरेंट। लेते हैं हम अलग अलग, अगर हमने एलिमेंट्स के एटम्स को लिया, ये एलिमेंट ए का एटम, एलिमेंट बी का एटम, अगर इनकी हम देखें तो मास अलग, इनकी साइज अलग और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग। ये रेड, ये पिंक, बिल्कुल इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। अगर अब अपन एलिमेंट सी के एक एटम को लेते हैं तो इनको अगर हमने कंपेयर किया तो इनकी भी साइज अलग, मास अलग और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग। ये हमें समझ में आया। हर एटम अलग अलग एलिमेंट्स के अलग होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स हमेशा सेम होते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है डाल्टन का? ये बोलता है कि एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स combine in simple whole number ratio to form molecule of compounds। मतलब कि
एटम्स या तो एक के आपस में कंबाइन हो जाते हैं या फिर अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ये बनाते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड। अगर मैंने एलिमेंट ए का एटम लिया, एलिमेंट बी का एक एटम लिया, इनको अगर मैं करूं तो ये आपस में कंबाइन हो गए, इन्होंने बना लिया मॉलिक्यूल। क्या बनाया इन्होंने? ये बनाया एक मॉलिक्यूल, ये बना एक मॉलिक्यूल, पूरा कंपाउंड बन गया। अब अगर मैं यहाँ देख रहे हो, इस पूरे ग्रुप को अब मैंने बोल दिया कंपाउंड, और इसका एक अगर मैंने उठाया तो ये हुआ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब हमें समझ में आया मॉलिक्यूल एक, कंपाउंड। जब एटम्स के कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो उसके पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं कंपाउंड। अब भाई ये सेम भी मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। अगर मैं एलिमेंट बी की ही बात करूं तो ये एलिमेंट बी के सेम एटम्स आपस में कंबाइन हुए, ये एलिमेंट बी के सेम एटम्स आपस में कंबाइन हुए। ये जो कंबाइन होते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो है, ये रेशियो है 1:1। इस कंपाउंड की भी बात करूं तो ये इसका भी रेशियो है 1:1। ठीक है भाई। अब हमें पता है एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। कंपाउंड समझ में आया, जब अलग अलग एटम आपस में कंबाइन करते हैं या सेम आपस में कंबाइन करें तो उसके पूरे ग्रुप को हम बोलेंगे कंपाउंड, और एक अगर हमने लिया तो ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है डाल्टन का? ये बोलता है कि द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब कि इसमें नंबर भी फिक्स है, रेशियो हम देखें तो 1:1 में कंबाइन है, 1:1 में कंबाइन है बिल्कुल। और कौन कौन से हैं? हमेशा एलिमेंट ए और एलिमेंट बी के ही एटम कंबाइन है। अगर मैं इस पूरे ग्रुप के कंपाउंड की बात करूंगी तो इसमें हमेशा मुझे फिक्स प्रॉपर्टी ही दिखेगी, हमेशा एलिमेंट ए और बी का ही मिलके ये कंपाउंड बनेगा। ये जो 7th पोस्टुलेट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, ये आया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, हम इस लॉ को चैप्टर में आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए ये लॉ भी क्या बोलता है कि हमेशा सेम एटम ही एक टाइप का कंपाउंड बनाते हैं और वो हमेशा सेम रेशियो में कंबाइन करते हैं। इसको और अच्छे से समझना हो तो मैं एलिमेंट बी का एक ये लेती हूँ, एक मॉलिक्यूल एलिमेंट बी था ये हमारा, याद है सबको? हाँ बिल्कुल, एलिमेंट बी है ये हमारा। एलिमेंट बी का मैंने ये मॉलिक्यूल लिया और उसको एलिमेंट सी के साथ कंबाइन कर दिया, ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब इसमें आप देखोगे तो सेम एलिमेंट बी और सी के ही एटम्स हैं हमेशा। इस अगर मैं पूरे ग्रुप की बात करूंगी तो इसमें हमेशा बी और सी के एटम होंगे, बिल्कुल होंगे। इनका रेशियो ये भी फिक्स होगा, ये 2:1 में ही होंगे हमेशा। ठीक है। अब हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से अच्छे से समझ में आ गया कि एलिमेंट्स पूरा ग्रुप, एटम उसका एक छोटा सा इंडिविजिबल पार्टिकल जिसको ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एटम कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल के पूरे ग्रुप को बोलते हैं हम कंपाउंड। आप इस चैप्टर में बिल्कुल भी आगे कंफ्यूज ना हो जब एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड आए। आप सोचिए डाल्टन की थियरी जब बनी थी, जब लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, साइंटिस्ट को कुछ नहीं पता था एटम के बारे में, पर साइंस बढ़ती गई, साइंस में डेवलपमेंट होता गया। समय के साथ साइंटिस्ट ने ये देखा कि एटम भी किन चीजों से बना है। जब एटम को और ज्यादा आगे डिवाइड किया तो साइंटिस्ट ने देखा कि एटम्स के अंदर भी कुछ होता है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स।